चलो मेरे को बताओ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या क्या अपने को देखने का था। सर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अपने को 5 से 6 वर्ड जो देखने के थे, दिस इज समथिंग नोन एज व्हाट टर्मिनोलॉजी, राइट। स्क्रीन चालू नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। सर पहले अपने को क्या क्या देखना था, तो टर्म्स पे आ जाते हैं। आई वॉन्ट यू शुड आंसर फॉर एवरी स्टाफ, तो गेट रेडी। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज टर्मिनोलॉजी में से सबसे पहले क्या था बोलो, सब्सक्रिप्शन। फटाफट बोलो सब्सक्रिप्शन रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। अच्छा पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है कि इनकम है। फॉर एनपीयू सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, इनकम। यस और नो। आंसर इट इज व्हाट, इट इज रिकरिंग इन नेचर। अच्छा रिकरिंग इन नेचर है। अगर ये रिकरिंग इन नेचर है तो कहने से नॉमिनल अकाउंट है। रिकरिंग इन नेचर मीन्स नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज नॉमिनल अकाउंट। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो फटाफट बोलो कहाँ ट्रांसफर होगा इसमें। तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम। क्लियर है ना। अच्छा सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड और क्या था इसके बाद। सर इसके बाद था एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस फटाफट बोलो एंट्रेंस फीस को और एक बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडमिशन फीस। एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं ना। अच्छा फटाफट मेरे को बताओ, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस रिकरिंग की नॉन रिकरिंग सर दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज अज्यूम इट इज व्हाट, रिकरिंग। यस और नो। अच्छा इफ इट इज रिकरिंग इन नेचर, इफ इट इज रिकरिंग इन नेचर तो कहना है से कि ये मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। यस और नो। इफ इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर तो कहने से कैपिटलाइज करना पड़ेगा फिर। इफ इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर देन इट इज कैपिटलाइज, मतलब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, तो सर इट इज अबाउट लायबिलिटी। क्लियर है। इंपॉर्टेंट वर्ड इज डोनेशन। चलो फटाफट बोलो, अगर मैं डोनेशन का बात करूं तो कहने से डोनेशन कैन हैव टू डिफरेंट टाइप। यस और नो। कौन कौन सा बोलो फटाफट। सर इधर इट विल बी जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन, और इट विल बी अबाउट स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेशल डोनेशन भी बोल सकते हो ना इसको। यस और नो। अच्छा जर्नल डोनेशन है तो कहने से जर्नल डोनेशन इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर है तो कहने से कि मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। एनी कंफ्यूजन। अच्छा इफ इट इज स्पेसिफिक डोनेशन तो कहने से कि वी हैव टू राइट इन कैपिटल, सॉरी इन बैलेंस शीट लायबिलिटी। स्पेसिफिक है तो मुझे आज नहीं तो कल वो खर्चा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसका मतलब ये जाएगा मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। एनी कंफ्यूजन। चलो फोर्थ वर्ड, फोर्थ वन क्या था बोलो, क्या था, लेगेसी। अच्छा लेगेसी बोलूं मैं तो भी चलेगा। लेगेसी रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, सर ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है तो कहने से कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। सेम एज इट इज इफ आई टॉक अबाउट द एंडोमेंट फंड, याद है तुम लोग को, एंडोमेंट फंड का बात करूंगा तो सेम था। ये भी क्या है, इट इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लियर है पूरा, पूरा क्लियर है। कुछ और रह गया जो आपने छोड़ा है। Live membership fees is also important. Live membership fees. चलो फटाफट बोलो। लाइव मेंबरशिप का अगर हम लोग बात करेंगे तो कहने से कि ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा। यस और नो। मतलब सर ये जाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है तो सर जाएगा ये बैलेंस शीट लायबिलिटी। यस और नो। यस और नो। अच्छा इसका एक ट्रीटमेंट मैंने बताया था शायद तुमको अगर याद होगा तो। से एग्जांपल, लाइफ मेंबरशिप फीस पे किया एनी पर्टिकुलर गाय, कोई एक बंदा है एंड द एज इज एग्जांपल 60 इयर्स, उसने क्लब ज्वाइन किया एंड ही पेड 10 लाख रुपीस। 60 इयर्स का एज है, क्लब क्या कंसिडर करेगा, ये जो 10 लाख है ना, ये 10 लाख क्लब के लिए लाइबिलिटी। तो क्लब ने क्या किया, क्लब ने अपना बैलेंस शीट बनाया और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में यहाँ पे लिख भी दिया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में here they are writing live membership fees and the amount is how much, 10 lakh।
से एग्जांपल 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गया, तो क्या ये जो 10 लाख रुपीज है ये अभी भी वैसे का वैसे लायबिलिटी रहेगा कि लायबिलिटी कम होगा? तो नॉर्मली एनपीयू क्या करेगा, एनपीयू उसका कैलकुलेशन करेगा, एस्टिमेशन निकालेगा कि 60 इयर्स का उसका एज है, लाइफ मेंबरशिप फीस लिया तो कहने से कि मैक्स अगर हो जाएगा तो और एक 20 साल तक जिंदा रहेगा, तो 20 साल तक वो क्लब को यूज करने वाला है, 20 साल तक यूज करेगा तो कहने से 10 lakhs डिवाइड बाय 20 इयर्स, बोलो फटाफट पर ईयर कितना हो जाएगा? 50,000। यस और नो? तो कहने से कि पर ईयर 50,000 will be transferred to income and expenditure account as a what? Income। मतलब सर कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे 10 लाख लिखा है, माइनस माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा? 50,000 माइनस करेगा, और ये जो 50,000 माइनस किया ना, दिस विल बी ट्रांसफर टू कहाँ पे जाएगा बोलो फटाफट? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में अगर तुम लोग देखोगे तो 10 lakhs माइनस 50,000 तो कहने से 9.5 लाख विल बी द बैलेंस। तो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में देयर विल बी ओनली बैलेंस फॉर 9,50,000। सर ऐसे कितने साल तक चलेगा? जब तक ये पूरा का पूरा जीरो नहीं हो जाएगा। अच्छा सर बाय एनी चांस अगर समझो 10 साल में वो बंदा ही डाइड, बंदा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? देन दिस बैलेंस अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड। ये क्लियर है? समझो सर उसने 10 साल तक यूज किया था तो कहने से 10 लाख में से 5 लाख तो यूज कर लिया रहेगा, तो बचा कितना रहेगा? 5 लाख। वो जो 5 लाख रुपीज बचेगा, दैट एंटायर 5 लाख रुपीज विल बी व्हाट? कैपिटलाइज। वो पूरा का पूरा फिर फाइनली क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन चलो फटाफट मेरे को बोलो, सब्सक्रिप्शन क्या इनकम है कि एक्सपेंस है? सर सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? इनकम। फटाफट मुझे जनरलिटी बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जनरलिटी विल बी व्हाट? सर जनरलिटी विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा से एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 50,000। अब मेरे को फटाफट बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव किया है ये पूरा का पूरा करंट ईयर का होगा? इज इट कंपलसरी? नो सर, हो सकता है इसमें से सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर का भी। चलो फटाफट मैंने एक शॉर्टकट बताया था, बताओ क्या? सर लास्ट ईयर, लेट मी राइट हियर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड व्हाट? लास्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर ना? करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। ये याद आ रहा है तुम लोग को? तो कहने से कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया रहेगा तो हो सकता है सर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव किया रहे, और एक पॉसिबिलिटी ये भी कि करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया रहेगा। तो सर रिसीव किया है तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो याद रखना, पैसा आया होगा तो कैश बुक उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज वी प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर कर दूं कि जो सिर्फ करंट ईयर का वही ट्रांसफर होगा? एनी कंफ्यूजन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी प्रिपेयरिंग फॉर द 12 month, दिस इज नथिंग बट इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। यस और नो? यस और नो? तो अगर मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 50 तो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, जो करंट ईयर का होगा, करंट ईयर मींस पर्टेनिंग टू दैट ईयर ओनली, that we are going to be transfer in what? In income and expenditure account। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे तो कहां जाएगा? डेबिट में। एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। And whatever which example current year the subscription is only 30,000, so only 30,000 will be transferred to income and expenditure account, and this 30,000 is of current year only, current year only। any confusion? यहाँ तक सब नॉर्मल है? यहाँ तक सब समझा है? चलो एक चीज बता रहे हैं अभी, फटाफट उसको देख के लो।
एक सेकेंड ना, सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्टकट बताए थे। क्या कहते हैं सर शॉर्टकट? देखो, अगर मैं सब्सक्रिप्शन का बात करूंगा, सब्सक्रिप्शन का, तो देर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज विद द सब्सक्रिप्शन। हाँ सर, क्या? पहला, पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बरोबर है। दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तीसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन, बरोबर है ना? चलो फटाफट बोलो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है सर, रिसीव्ड, तो रिसीव्ड है तो कहने से रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया रहेगा, रिकॉर्ड किया रहेगा मतलब एंट्री क्या पास किया रहेगा, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। फटाफट मुझे बताओ, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेट्स और लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो मिलने वाला था, मिला नहीं है, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है कि लायबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? इट इज एसेट। एनी कंफ्यूजन? फटाफट बताओ एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है सर? एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस में लेके बैठे हो तो इट इज बिकमिंग व्हाट? लायबिलिटी। कोई कंफ्यूजन? चलो फटाफट बोलो। सब्सक्रिप्शन का बात करूंगा तो मैं सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है, मिलने वाला है तो मिलेगा, दैट इज बिकमिंग रिसीवेबल। रिसीवेबल इज नथिंग बट इट इज व्हाट? एसेट। एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब सर मैंने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी ले लिया, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी ले लिया मतलब क्या? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम इज योर व्हाट? लायबिलिटी। कोई कंफ्यूजन? चलो मुझे फटाफट यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने बताया था, बताओ करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू बी ट्रांसफर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चलो फटाफट मेरे को बताओ फिर। ओपनिंग बैलेंस शीट, हियर इट इज व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में अगर मैं बात करूं, दो चीजें, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो कहने से रिसीवेबल इन द नेक्स्ट ईयर। सेम एज इट इज, अगर मैं लायबिलिटी का बात करूंगा तो सर इसमें भी तो दो टाइप हो जाएगा। हाँ, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का, दैट इज पेएबल इन व्हाट? नेक्स्ट ईयर। बोलो फटाफट बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स, अच्छा लास्ट ईयर का तो ओपनिंग की क्लोजिंग, लास्ट ईयर का तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट ना? यस और नो? या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बैलेंस शीट के बजाय कि सर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन मतलब वो इनकम जो मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है, तो कहने से इट इज बिकमिंग योर ओपनिंग एसेट्स डायरेक्टली। कोई कंफ्यूजन है? और अगर मैं नेक्स्ट ईयर का बोलूंगा तो कहने से इट इज बिकमिंग योर क्लोजिंग एसेट्स। इज इट क्लियर? लास्ट ईयर का बात करूं तो कहने से इट इज बिकमिंग ओपनिंग लायबिलिटी, और नेक्स्ट ईयर का बात करूं तो इट इज बिकमिंग क्लोजिंग लायबिलिटी। यस और नो? एनी कंफ्यूजन? So last year subscription is becoming your opening assets. At the same time, current year subscription that is still receivable, so that we are going to be receiving the next year. It is becoming closing asset, opening liability and closing liability. Last year opening, next year closing. ये क्लियर है? चलो फटाफट एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट छोटा सा बनाते हैं, तो अपने को थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ। चलो, ये जो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब साथ में बना रहा हूं ना? हियर इट इज व्हाट? डेबिट एंड हियर इट इज व्हाट? क्रेडिट। चलो फटाफट बोलो, यहाँ पे क्या लिखूं मैं सर? यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? बोलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन ओपनिंग है ना? यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी
डाउन। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एनी कंफ्यूजन? चलो फटाफट मेरे को बोलो। अगर मैं बोलूं ये डेबिट लिखा है ना, ये क्या लिखा है? तो अगर डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है? तो इसका मतलब ये ना, ये जो आइटम लिखा है दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ओपनिंग एसेट्स। क्या है ये? ओपनिंग एसेट्स। एनी कंफ्यूजन? अगर मैं ये बोलूं ओपनिंग एसेट्स तो कैसे कि क्रेडिट साइड में ये क्रेडिट मतलब ये तुम्हारा क्लोजिंग एसेट्स होगा फिर। यस और नो? एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इज डेबिट एंड क्लोजिंग बैलेंस इज व्हाट, क्रेडिट। सेम एज इट इज कहना चाहिए कि अगर मैं इसका बात करूंगा तो इट इज योर ओपनिंग लायबिलिटी। क्या है ये? ओपनिंग लायबिलिटी। एनी कंफ्यूजन? और अगर मैं इसका बात करूंगा तो दिस इज योर व्हाट, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। कोई कंफ्यूजन? चलो फटाफट बताओ फटाफट। अगर मैं बोलूं ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स मतलब लास्ट ईयर का है कि करंट ईयर का है? तो इसका मतलब सर ये है ना, ये ओपनिंग एसेट्स ना ये लास्ट ईयर का है। कभी का है? वैसे ओपनिंग लायबिलिटी कभी का है? लास्ट ईयर। क्लोजिंग लायबिलिटी कभी का हो जाएगा? सर क्लोजिंग लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर का। और क्लोजिंग एसेट्स कभी का होगा? नेक्स्ट ईयर का। एनी कंफ्यूजन? सब्सक्रिप्शन रिसीव जन एंट्री कैसे सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा? बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय कैश बैंक अकाउंट। दिस इज व्हाट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड इज वेरी क्लियर है, ये रिसीव्ड है। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करोगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा टू टू सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज एंट्री फॉर ट्रांसफर। इज दिस डन? ये जो मैंने पूरा का पूरा किया वो पूरा का पूरा समझा तुमको अच्छे से? क्या बोला मैंने? बोले क्या क्या ले रहा अपन यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्या ले रहे हैं? एडवांस सब्सक्रिप्शन। और क्या लिया है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में जनरली बात करूंगा, अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है तो एंट्री विल बी व्हाट सर? सब्सक्रिप्शन इज एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंपल्सरी ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा फटाफट बोलो। अगर मैं बोलूँ कि डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस है ना। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये क्या है? ओपनिंग एसेट्स है। और अगर मैं क्रेडिट में बात करूं तो कहना चाहिए इट इज बिकमिंग और व्हाट, क्लोजिंग एसेट। ओपनिंग एसेट इज फॉर द लास्ट ईयर, क्लोजिंग एसेट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट इन दिस? चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखो फटाफट। अगर मैं बोलूं यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया तो इसका मतलब सर ये ओपनिंग क्या है? लायबिलिटी। और अगर यहाँ पे मैंने बैलेंस कैरी डाउन किया तो इट इज व्हाट, क्लोजिंग लायबिलिटी। एवरीथिंग इज डन, सब नॉर्मल है। अच्छा ये सेम चीज अगर मैं सिर्फ कनेक्ट करूं और मैं बोलूं अगर एक्सपेंसेस है क्या है, तो मेरे को बताओ कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस में, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अगर मैं एक्सपेंसेस का बात करूं, एक्सपेंसेस का से एग्जांपल को एक एक्सपेंस ले लो। लेट टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सैलरी। चलो फटाफट मेरे को सैलरी पेड जनरली बोलो क्या हो जाएगा? ठीक कहने से अगर मैं सैलरी अकाउंट बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये बनाया तो टू कैश बैंक इधर आ जाएगा इधर। यस और नो? अच्छा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ट्रांसफर करोगे तो कहने से एंट्री विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी में यहाँ पे आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ यही चेंज होता है। अगर तुम मुझसे क्वेश्चन में सैल एक्सपेंसेस दिए है और इनकम मांग रहा है तुमसे कि बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर, तो कहने से कि वो डेबिट डेबिट में दिखना चाहिए। और अगर सॉरी क्रेडिट में। और अगर वो एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे दिखना चाहिए? डेबिट में दिखना चाहिए। बाकी का अदर थिंग विल रिमेन व्हाट, सेम। चलो फटाफट बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी फटाफट बोलो एसेट्स है कि लायबिलिटी? सर आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्या है? लायबिलिटी। अब अगर लायबिलिटी तो दो टाइप में होगा।
अगर वो लास्ट ईयर का होगा तो इसका मतलब क्या है, ये ओपनिंग। और अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए है मतलब करंट ईयर में, तो क्या है वो क्लोजिंग। यस और नो, यस और नो। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? तो अगर मैं बोलूं एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने बोला एडवांस सब्सक्रिप्शन तो कहने से एडवांस सब्सक्रिप्शन एसेट्स है। और अगर मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन जो मिलने, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो कहने से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज योर व्हाट, एसेट। अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी तो इट इज नॉट एसेट, इट इज लायबिलिटी। तो जो चीजें यहाँ पे लिखा वो सेम उल्टा, जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने ओपनिंग एसेट लिखा था, तो ओपनिंग एसेट्स कब होगा, जब वो प्रीपेड होगा कि आउटस्टैंडिंग होगा? प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी। एनी कंफ्यूजन? तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने जाऊंगा तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा बोलो, प्रीपेड सैलरी। क्रेडिट में ओपनिंग क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बिफोर द क्वेश्चन एक बार अभी जो मैंने जितनी सारी चीजें बोली उसमें से कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पहले मेरे को पूछो, बाय एनी चांस इफ यू हैव एनी डाउट। 5th पॉइंट एंडोमेंट फंड लिखा है, एंडोमेंट फंड। On 31st December 2011, club had a subscription in errors. Errors मतलब क्या, outstanding of rupees 16,000 in 16,000 and in advance of rupees how much, 4,000. But फटाफट मेरे को बताओ, outstanding subscription, outstanding subscription is what, assets or liability? Outstanding subscription is assets or liability? Advance subscription, assets का opening balance, क्लोजिंग बैलेंस, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? चलो, तो कहना है कि अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो यहाँ पे देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहने से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब दिस इज नथिंग बट इट इज योर व्हाट, इट इज योर ओपनिंग एसेट्स। क्या ये ओपनिंग एसेट्स, यस और नो? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये लिखा है टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या, कहने से इट इज योर व्हाट, ओपनिंग लायबिलिटी। Same as it is buy balance carried down is nothing but is your what, closing liability. और यहाँ पे अगर बात करूंगा टू बैलेंस carried down is nothing but it is your what, sorry, closing assets and here it is what, closing liability. क्लियर है? चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ऑन 31st of December 2011, सबसे पहले ना क्वेश्चन में क्या करना ये देखो, अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और अगर तुम ये फॉर्मेट फॉलो करने जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन में पहले ये फाइंड करने की कोशिश करो कि सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर क्या है। क्योंकि अगर आपको करंट ईयर पता होगा तो आप लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर फिर फाइंड कर पाओगे। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द करंट ईयर। क्या फाइंड करना रहेगा, करंट। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, देखो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कहने से क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द करंट ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर 2012, तो 2012 इज नथिंग बट इट इज माय व्हाट, करंट ईयर। तो कहने से 2011 को जो इन्फॉर्मेशन था वो कभी का था, लास्ट ईयर। 2000, 2012, 2011 एंड 2013। अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो 2012 इज माय करंट ईयर, तो कहने से ये मेरा लास्ट ईयर होगा। लास्ट ईयर इज नथिंग बट इट इज माय प्रीवियस ईयर। और 2013 का बात करूं तो कहने से इट विल बी माय व्हाट, नेक्स्ट ईयर। क्लियर है इतना? चलो, ड्यूरिंग द ईयर 2000, 31st of December 2012, the club had received subscription of rupees 2,08,000। फटाफट बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव, जनरल एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कहने से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज 2,08,000 आ जाएगा। यस और नो? जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया तो कंपलसरी सब्सक्रिप्शन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। और ये सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर कहाँ पे होगा, तो इट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर होगा इनकम एंड व्हाट,
एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कहने से नेक्स्ट एंट्री विल बी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो कहने से सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा बाय कैश बैंक एंड द अमाउंट विल बी 2,08,000। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पे आ जाते हैं which include 10,400 relating to 2013, relating to 2013 मतलब नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी ले लिया, तो कहने से दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, द एडवांस सब्सक्रिप्शन। यस 13 का बात किया ना, तो 13 का मतलब क्या, एडवांस ले लिया, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन। यस और नो? सब्सक्रिप्शन एसेट से की लायबिलिटी, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एसेट से की लायबिलिटी। लायबिलिटी कभी का लास्ट ईयर का कि नेक्स्ट ईयर का है? नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग की क्लोजिंग, जैसे क्लोजिंग लायबिलिटी 10,400, देखो यहाँ पे लिखा है ना 10,400। यस और नो? एनी कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द सब्सक्रिप्शन, what amount of the subscription will be recognized as a income for the year 2012? ठीक है, यहां तक आते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2011, तो कहने से लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। एरर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, यस और नो? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग एसेट्स का बात करें तो कहने से हियर इट विल बी हाउ मच, 16,000। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एंड एडवांस में कितना लिया बोलो? तो लास्ट ईयर में एडवांस ले लिया 4,000 का, तो कहने से कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इज लायबिलिटी लास्ट ईयर का, तो ओपनिंग लायबिलिटी, तो ओपनिंग लायबिलिटी विल बी हाउ मच, 4,000। एनी कंफ्यूजन? चलो अभी अपने को और कोई इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। तो मेरे पास क्या क्या है सर? मेरे पास ओपनिंग एसेट्स है, मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटी है, मेरे पास क्लोजिंग लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था 2,08,000 वो भी है। सर क्लोजिंग एसेट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे से। Yes or no? So whatever will be the balance, this amount that we are going to be transfer in income and expenditure account. जरा कैलसी यूज करो फटाफट। 4,000 plus 2,08,000 minus 16,000 minus 10,400, कितना? So 1,85,600 will be the subscription amount that we are going to be transfer in income and expenditure account. Is it clear? चलो यहाँ पे देखो, एक है ना शॉर्टकट बताता हूँ, सिर्फ समझने के लिए समझना उसको। अगर समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो इग्नोर कर देना उसको। ठीक है, देखो जरा प्रॉपरली देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया मेरे को बताओ? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव? 2,08,000। यहाँ पे देखो 2,08,000 इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बरोबर है ना? चलो मैंने फटाफट बताओ मैंने क्या बताया था तुम लोग को। यहाँ पे देखो, बोलो फटाफट। करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। लास्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, माइनस। और नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, माइनस। बरोबर है? अच्छा यहाँ पे देखो, दो तीन वर्ड्स बोलता हूँ, देखो तुम पकड़ पा रहे हो क्या? मेरे को सिर्फ बताना कि वो करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है। सी प्रॉपर्ली, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर माइनस। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर में रिसीव किया रहेगा तो इसका मतलब करंट ईयर का किया है, नहीं समझा? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में था, मिला नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन है कभी का, करंट ईयर में, क्या करना पड़ेगा, प्लस। एनी कंफ्यूजन? वापस से बोलो फटाफट। एडवांस इन करंट ईयर, एडवांस इन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर, बरोबर है ना? एडवांस इन लास्ट ईयर और आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर। क्लियर हो रहा है? यस और नो? अब यहाँ पे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया मेरे को बताओ? सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 2,08,000। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑन 31 December 2011 a club had a subscription in errors, errors मतलब आउटस्टैंडिंग कितना, 16,000।
कभी का है ये, लास्ट ईयर का। मिला कभी होगा, करंट ईयर में। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन अपने को तो कितना मिला सर, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला है अपने को 2,08,000। तो इसका मतलब इसमें से -16,000 तो लास्ट ईयर का मिल गया होगा। यस और नो? यहाँ पे एंड एडवांस 4,000 मतलब लास्ट ईयर में एडवांस लिया था, तो है कभी का वो करंट ईयर। क्या करूं, तो कहने से +4,000। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, चलो ये तो हो गया। विच इंक्लूड 10,400 रिलेटिंग टू 2013, वापस है एडवांस सब्सक्रिप्शन टेकन इन द करंट ईयर। क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, 10,400। जरा कैलसी यूज करो तो, 2,08,000 -16,000 +4,000 -10,400 आ रहा है 1,85,600। 1,85,600 will be the answer. Can you understand this? मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो करने मत जाओ बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज अननेसेसरी आंसर रॉन्ग करके आ जाओगे। दिस इज व्हाट शॉर्टकट। ठीक है, चलो सेकेंड। सेकेंड का आंसर बोलो, बोलो। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को बताओ इसमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जब भी तुम एनपीओ प्रिपेयर करते हो तो क्या क्या होता है। कहने से बैलेंस शीट जो बनाते हो तुम, कहने से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, कहने से एनपीओ ने अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा तो कैश बैंक में रिकॉर्ड किया होगा। कैश बैंक इज नथिंग बट इट इज योर व्हाट, रिसीट एंड पेमेंट। कैश बुक क्या है, रिसीट एंड पेमेंट। यस और नो? तो कहने से कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो रहेगा ही ना। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वर्ड तुमने देखा है क्या कहीं पे, ये वाला वर्ड देखा है? सो आंसर विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलो, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? चलो, फोर्थ का तुम्हारा आंसर क्या है? Anyone have different answer? First, first के apart from first, if any student have, then I'll explain. सबका फर्स्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो फोर्थ का आंसर बोलो। बोलो फोर्थ का आंसर बोलो, क्या आएगा? फर्स्ट, एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए तुम लोग का आंसर फर्स्ट बोला है। फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, रॉन्ग कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, मोना ने हैंड रेज किया है, तो मोना यू हैव डाउट राइट? और अगर डाउट है तो कौन से क्वेश्चन में है? मयूर, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सेकेंड वन में? सेकेंड तो एक्सप्लेन किया ना। चलो फोर्थ अभी बता रहा हूँ, जरा प्रॉपर्ली सुन के लेना। देखो क्या लिखा है, Mona, if you have any doubt, please write your doubt in chat box. So I will come to know accordingly. I'll explain. फोर्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए, यहाँ पे देखो, एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव किया है। अच्छा, तुम लोगों ने बोला सर लाइबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइबिलिटी है परफेक्ट एकदम। अच्छा, एक कहना है स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो खर्चा मेरे को करना पड़ेगा।
अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो मेरे को खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? अच्छा, अब अगर करना पड़ेगा तो इसका मतलब लायबिलिटी बोलोगे ना, तो लायबिलिटी इज अ बंच ऑफ पेबल। तो हमारे पास पेबल बहुत सारी चीजें है ना, तो पेबल तो बहुत, अगर मैं बोलूं बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज आल्सो लायबिलिटी, कैपिटल इट इज आल्सो लायबिलिटी, फंड इट इज आल्सो लायबिलिटी, रिजर्व्स इट इज आल्सो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट इज आल्सो लायबिलिटी। लायबिलिटी तो बहुत बड़ी है ना, नहीं समझा? लायबिलिटी बहुत बड़ा रडार है लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी में क्या है? लायबिलिटी इज राइट आंसर, बट द क्लोज आंसर इज व्हाट? कैपिटल रिसीट। सर कैपिटल रिसीट भी, अच्छा वो भी तो बताओ। अरे यहाँ पे अच्छे से एकदम क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा है, इट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस याद करो, मैंने डोनेशन के टाइम पे बताया था, इफ डोनेशन इज व्हाट? जर्नल, देन इट इज व्हाट? इनकम। बट इफ इट इज स्पेसिफिक डोनेशन तो कहने से कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इनफैक्ट जर्नल स्पेसिफिक डोनेशन इज लायबिलिटी, बट वो लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी है? तो कहने से पर्टिकुलर है, वो कैपिटल रिसीट जो बार बार होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं थर्ड आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन स्टूडेंट इज आस्किंग, सब्सक्रिप्शन पेड ऑफ ₹4,000, प्रीपेड फीस एट ₹1,000। सब्सक्रिप्शन पे किया, अच्छा कभी भी तुम लोग एक चीज याद रखना, अगर सब्सक्रिप्शन पेड वर्ड लिखेगा ना, पेड वर्ड, तो डोंट फील दैट यू आर पेइंग द सब्सक्रिप्शन। डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ बिजनेस, यू आर एनपीओ नाउ, एंड you are preparing the income and expenditure account and the balance sheet at all and all. Is it clear? तो तुम हमेशा याद रखना कि तुम कौन है? बिजनेस है। तो यहाँ पे पे क्या मतलब? वी रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना लिखा? 4,000। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या? अपने, उसने प्रीपेड बोला तो अपने लिए क्या हुआ? एडवांस है। यस और नो? एडवांस सब्सक्रिप्शन एसेट से की लायबिलिटी? एडवांस सब्सक्रिप्शन एसेट से की लायबिलिटी? कहने से करंट ईयर में एडवांस लिया तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या करूं? प्लस करूं कि माइनस करूं? तो वही तो 1,000 माइनस किया है यहाँ पे, 1,000 माइनस। यस और नो? आउटस्टैंडिंग फीस एट द एंड ऑफ 500, मतलब करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर का फीस था जो मेरे को मिलना चाहिए था, जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, तो कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। अरे पर है कभी का? करंट ईयर का, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। आंसर विल बी 3,500। इज इट? इज दैट क्लियर? चलो, एंडोमेंट फंड रिसीव्ड बाय द क्लब इज व्हाट? कैपिटल रिसीट है ना? चलो, अगर तुम लोग ऑप्शन में देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू तो नहीं है सर, एडवांस नहीं दिया एज ए क्वेश्चन में। रेवेन्यू पेमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि एंडोमेंट क्या होता है? रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? सर एंडोमेंट इज नॉन रिकरिंग। यस और नो? चलो, सिक्स का आंसर बोलो। एनीबडी हैव एनी डाउट? एक्यूमुलेटर मतलब सब साथ में लाया हुआ, ज्वाइन किया हुआ, मर्ज किया हुआ। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, इधर देख के एक्यूमुलेटर बता रहा हूँ, से एग्जांपल ये है ना, ये क्या है? क्लब है, या फिर ये एक बिजनेस है। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट इट इज एनपीओ। ये एक एनपीओ है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो एनपीओ होता है ना, एनपीओ ये कैसे करेगा? ये एनपीओ जो स्टार्ट होता है, या फिर एनपीओ जब ये स्टार्टअप किया रहेगा, तो मे भी किसी ने एनपीओ चालू किया रहेगा, तो उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एनपीओ इज समथिंग नोन एज कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। अब जरा प्रॉपर्ली सुन के लेना। अच्छा, कहने से एनपीओ चालू किया तो वी आर गेटिंग सो मच काइंड ऑफ डोनेशन ऑल्सो। स्टार्ट कर रहा है तो बहुत सारे डोनेशन मिलेंगे। अब से एग्जांपल, इसने चालू किया था 10 लाख रुपीज, इसको डोनेशन मिल गया 50 लाख रुपीज का, फिर डोनेशन मिल गया सर 70 लाख रुपीज का, फिर डोनेशन मिल गया सर 5 करोड़ का। तो ये जो सारे डोनेशन है, कहने से ये सबको एक्यूमुलेट करेगा। एक्यूमुलेट करेगा तो अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग व्हाट? कैपिटल। But it is not a capital, it is capital fund. That is why it is also known as accumulated fund also. Is it clear? Point number one. कैपिटल फंड बोलो तुम लोग, इसको एक्यूमुलेटेड फंड बोलो, जो तुम्हारे काम का है। द वर्ड इज एक्यूमुलेटेड फंड। एक वर्ड और बोलता हूं मैं, वो भी सुन के लेना। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस फंड। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस फंड। हालांकि अपने पोर्शन सिलेबस में ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, बट जस्ट सेक ऑफ योर नॉलेज। इज इट क्लियर? चलो,
एंडोमेंट फंड रिसीट इज ट्रीटेड एज व्हाट? 1 2 3 4 में आंसर दो। ठीक है, 8 का आंसर बोलो। डाउट देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वॉज शोज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? देखो, जो डाउट वाले स्टूडेंट है उनका डाउट क्यों आ रहेगा, ये जो कैलकुलेशन है ना रिवर्स मानना है। अच्छा सर रिवर्स क्यों मानना है? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को ना बुक देता है कैश बुक। कैश बुक मतलब क्या सर? कैश बुक कंसिस्टिंग रिसीट एंड व्हाट? पेमेंट। तो ये जो क्वेश्चन मेरे को कैश बुक दिया है ना, ये क्वेश्चन मेरे को कैश बुक से क्या मांगता है आंसर में? तो क्वेश्चन मेरे से सर कैश बुक के बाद मेरे को मांगता है कि भाई तू मेरे को आंसर दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा। से एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रिसीव मैंने किया है 5 लाख का, पर पूरा का पूरा 5 लाख करंट ईयर का नहीं है, लास्ट ईयर का भी रिसीव किया रहेगा, नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव किया रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वापस से बता रहा हूँ, कैश बुक का फंडामेंट हमेशा याद रखो, कैश बुक को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पैसा कब का रिसीव किया है, क्यों रिसीव किया है, क्यों पेमेंट किया है। अगर पैसा आया है या फिर पैसा गया है तो कैश बुक उसको रिकॉर्ड करे, कंपल्सरी कर लेगा। कभी क्या है, कैसे है, क्यों है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट इज अगर कैश आया है या फिर कैश गया है तो कैश बुक उसको रिकॉर्ड करेगा। ये समझा? लेकिन 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 टू बी वेरी क्लियर गाइस, इनकम, इफ आई टॉक अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो कहने से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा जो सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर एंड, फॉर द ईयर एंड मतलब क्या? ऑफ द करंट ईयर, एंड इट शुड बी ओनली फॉर 12 मंथ। 12 महीने से ज्यादा है नहीं चलेगा, 12 महीने से कम है तो भी नहीं चलेगा। लास्ट ईयर माइनस, नेक्स्ट ईयर माइनस, इज दैट क्लियर? तो इस बार मेरे को क्वेश्चन में ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया है, और मेरे से नीचे अगर तुम लोग जाके चेक करेगा तो बैलेंस किस में मांग रहा है? रिसीट एंड पेमेंट में। मतलब मेरे को अब ऐसे जाने बोल रहे हो, रिवर्स। तो जो प्लस किया था वो क्या करना पड़ेगा? माइनस। जो माइनस किया था वो क्या करना पड़ेगा? प्लस। इज इट क्लियर? उल्टा जाने बोल रहे हैं ना? एनी कंफ्यूजन? अब पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट shows a subscription of ₹10,000। देखो 10,000 सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, अक्रूड मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मतलब क्या? लास्ट ईयर। यस और नो? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन तुम लोग क्या करते हो? माइनस। यहाँ पे क्या किया देखो? प्लस। यस और नो? यस और नो? beginning of the year and at the end of the year, end of the year मतलब in the current year, current year में आउटस्टैंडिंग का मतलब कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। पर वो है कभी का? करंट ईयर का। तो क्या करना चाहिए था? प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। रिवर्स जा रहा हूं ना? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? सो आंसर विल बी 9,500। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। In case of non-profit concern, endowment fund receipt is treated as what? Repetitive. Any donation received for specific purpose, क्या लिखा जाएगा देखो? Receipt for specific purpose, फटाफट बताओ। Receipt for purpose है तो क्या करना पड़ेगा? थॉट सबका राइट है? सबका आ रहा है? फिर मैं तुमको एक चीज बता रहेगा, से एग्जांपल ब्लाइंड लोग का एग्जांपल दिया था पता है, ब्लाइंड क्रिकेट मैच का। तो अगर मैंने रिसीव किया तो कहने से एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट फॉर दैट स्पेसिफिक फंड अकाउंट। और अगर खर्चा होगा तो कहने से उसी स्पेसिफिक फंड अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, उसी स्पेसिफिक फंड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। द रीजन दैट स्पेसिफिक फंड इज बिकमिंग योर लायबिलिटी, और जैसे जैसे तुम खर्चा करोगे तो लायबिलिटी उतना क्या होता जाएगा? कम। लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री विल बी स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैकअप। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे स्पेसिफिक फंड राइट है। देन 11th पे आ जाओ एवरीबडी। 12th का आंसर बोलो। डाउट है? देखो, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। इधर देखो, इधर एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो,
प्रॉपर मेरा वर्ड सुन के लेना। से एग्जाम्पल मैं बोलूँ क्लब है, क्लब या फिर एक कोई एनपीओ है, उसके पास टोटल 1000 मेंबर है। कितने मेंबर है? एंड एनुअली दे पेइंग 10 रुपीज एज अ सब्सक्रिप्शन। तो मेरे को बताओ पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन कितना मिला होगा? 10,000। कोई कंफ्यूजन है? सर मान लो अगर लास्ट ईयर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है ना, करंट ईयर का वो पे ही नहीं किया है, पे ही नहीं किया तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। सर करंट ईयर में ना सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया, एडवांस में ले लिया है तो इसका मतलब इट इज बिकमिंग लायबिलिटी देन। सर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था, लास्ट ईयर का, वो करंट ईयर में रिसीव किया है। अरे तुझे जो करना है कर, जो करना है कर, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली तेरे 10,000 मेंबर्स है और सब्सक्रिप्शन पर रेट कितना है? 10। तो मतलब करंट ईयर में तो 10 आएगा ही ना, आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस करूंगा। यस और नो? आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस करूंगा क्योंकि मिला नहीं है, और एडवांस होगा तो माइनस करूंगा। एनी कंफ्यूजन? तो मैं अगर यहीं तक पढ़ूं तो यहीं पे मेरा आंसर आ जा रहा है कि बॉस टोटल मेंबर कितने 100 है और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज हाउ मच 500, तो 100 500 दैट कम्स टू हाउ मच 50,000। अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। The receipt and payment account shows the errors of rupees 4,500, advance subscription 6,000, current year का 44,500. How much amount will be credited in income and expenditure account? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मतलब कहने से पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड होगा और सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड होगा। यस और नो? तो 12 महीने का रिकॉर्ड होगा, करंट ईयर का ही रिकॉर्ड होगा, तो मैं लॉजिकली चलूंगा। तो मेरे पास 100 मेंबर है, 500 सब्सक्रिप्शन है, तो 50,000 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। फिर मैं तो नीचे के इंफॉर्मेशन पढ़ू भी नहीं। एनी कंफ्यूजन? एंड आउट? नेक्स्ट 13 डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन द रिसीट पेमेंट अकाउंट? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। रिसीट पेमेंट अकाउंट में है ना, तो क्या मैंने बोला था, बोलो रिसीट पेमेंट अकाउंट सब रिकॉर्ड करता है, कभी कभी है तो रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट। ओनली रेवेन्यू बोल दिया, ये गलत है क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता, वो रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल भी रिकॉर्ड करेगा, सब कुछ करेगा फॉर दैट ईयर रिलेटेड। एनी आइटम ऑफ कैपिटल इन नेचर, कैपिटल इन नेचर तो ये भी राइट है, लेकिन सिर्फ कैपिटल होगा तो रिकॉर्ड करेगा ऐसा नहीं है ना, कैपिटल रेवेन्यू दोनों करेगा ना। थर्ड देखो क्या लिखा, बोथ आइटम कैपिटल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड, अगर लिया है तो रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट। एनी कंफ्यूजन ना? चलो 14 पे आ जाओ, 15। एक सेकेंड ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव शेयर होल्डर्स नहीं होते ना। 16, व्हाट डज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज एट द एंड? अच्छा, क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं जिसका मतलब सरप्लस होगा ना, क्रेडिट ज्यादा होगा ना। यस और नो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर मैं बात करूं तो कहने से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप पैसे बनाते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात करूंगा तो कहने से कि यहाँ पे इनकम होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है। दिस इज व्हाट डेबिट बैलेंस एंड दिस इज व्हाट क्रेडिट बैलेंस। तो अगर बोला क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरा क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम, क्रेडिट बैलेंस मतलब वी आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑन डेबिट साइड। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें ईयर मिस्टेक था, तुमने चेक किया था क्या? ईयर इट इज 2000, the in book it is written 2014 but it is not 2014, it should be 2013। प्रिंटिंग मिस्टेक है, change it, change it and let me know the answer। और एनपीयू में जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, हमेशा ये पहले देख लो लास्ट में जाके कि वो आंसर कहाँ मांग रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मांग रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मांग रहा है, वो इंपॉर्टेंट है।
हमेशा जाके पहले चेक कर लो कि आंसर मान कहाँ रहा है। चलो फटाफट प्रिपेयर करो, आंसर बताओ मेरे को, आंसर आ रहा है? एवरीबडी इज गेटिंग आंसर। 13,330, राइट? यस और नो? चलो 18 पे आ जाओ। एवरीबडी 19। डाउट है किसी को? चलो देखो क्या लिखा है। देयर आर 250 मेंबर्स। कितने मेंबर है? 250। देयर आर 250 मेंबर्स इन श्री कृष्णा क्लब। ये क्वेश्चन अपने क्लासेस के नोट्स में भी है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। देखो, देयर आर 250 मेंबर्स इन श्री कृष्णा क्लब where annual subscription of rupees how much? 500। जरा फटाफट मल्टीप्लाई करो, 250 into 500, that comes to 1,25,000। अच्छा, during 2016-17 subscription received is 97,500। ड्यूरिंग 2016-17 मतलब करंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया है? 97,500 ये रिसीव्ड है। एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ड्यूरिंग 2016-17। अच्छा, जरा प्रॉपर्ली देखना, एक छोटा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। द मिस्टेक इज, ये वर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 47,500। प्लीज मेक अ करेक्शन, प्लीज मेक करेक्शन इन द क्वेश्चन। आगे ऐड कर लो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 47,500। किया? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 47,500। चलो अब यहाँ पे जाते हैं, बोलो फटाफट मेरे को। टोटल 250 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो सब्सक्रिप्शन होना कितना चाहिए? सब्सक्रिप्शन होना कितना चाहिए? 1,25,000 तक। उसमें से करंट ईयर में, करंट ईयर चेक करो, रिसीव कितना कर लिया? 97,500 ये रिसीव किया है ना? अच्छा, जरा मेरे को फटाफट बताओ, करंट ईयर में 97,500 रिसीव किया है, एंड एज पर द क्वेश्चन 47,500 इज स्टिल व्हाट? रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, यस और नो? तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं, 1,25,000 में से माइनस 47,500 तो अभी बाकी है। तो इसका मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है वो बताओ, कितना किया है? 77,500 ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा, यस और नो? अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव कितना किया? 97,500 किया है। तो इसका मतलब इसमें से 77,500 तो करंट ईयर का होगा, यस और नो? जो बचा होगा बैलेंस 20,000 वो कभी का होगा? नेक्स्ट ईयर का होगा। एनी कंफ्यूजन? तो आंसर 20,000 आना चाहिए फिर। इज दिस डन? चलो 20 का आंसर लिख रहे हो, लिख लो। आई शेयर द नोट्स, मैं ये शेयर कर दूंगा। चलो 20 पे आ जाओ, 20 पे, 20 का आंसर बोलो एवरीबडी, एंड आउट। चलो हो गया, अभी एनपीओ क्लियर हुआ थोड़ा, एंट्री हो गया सबका प्रॉपर्ली। अच्छा, अब जर्नल एंट्री से आ जाते हैं अपने को, 2 से 3 चीजें जो अपने को देखनी है। ठीक,
चलो कीप क्वाइट। देखो फटाफट सबसे पहले मेरे को बोलो, नॉर्मली सारे जनरल क्लियर कर लिया तुम लोग ने? अच्छा, दो तीन चीज पॉइंट है जो मेरे को एक्सप्लेन करना था। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू व्हाट, इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इनवॉइस प्राइस के लिए मेरे को फटाफट बोलो क्या बताया था मैं तुम लोग को, कॉस्ट प्लस लोड। लोड इज नथिंग बट इट इज प्रॉफिट ना, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ये लोड को मैं और एक वर्ड क्या बोल सकता हूँ, बोलो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोला था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तुम लोग को, तो तुम इक्वेशन कैसे लिखते हो सर? नॉर्मली हम इक्वेशन ऐसे कुछ लिखते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। ये लिखते हो ना? सेम इक्वेशन अभी भी लिखा है, सिर्फ फर्क इतना है कि इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट वी हैव रिटन व्हाट, लोड, और सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या लिखा है, इनवॉइस प्राइस। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चलो यहाँ पे देखो फटाफट मेरे को बताओ। से एग्जांपल, द कॉस्ट इज 80 एंड लोड इज 20, तो मेरे को तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा, 120। अगर मैं बोलूँ कॉस्ट इज 100 एंड इनवॉइस प्राइस इज 25, तो मेरे को बताओ, सॉरी लोड इज 25, तो ये कितना हो जाएगा, 125। सॉरी ये ऊपर 100 हो जाएगा क्या? ऊपर ये 100 हो जाएगा, यस और नो? अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में बोलूं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो फटाफट बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, या फिर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। अगर मेरे को रेशियो में चाहिए आ सकती है, परसेंटेज में चाहिए, अगर यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा बोलो, प्रॉफिट कितना था सर, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट कितना है 80, इंटू 100 कितना परसेंट, कितना परसेंट, 25। 25% मतलब कितना सर, 25% मतलब 1/4, यस और नो? अगर मैं यहाँ से ऐसे भी लॉजिकली निकालूंगा, तो कहने से कि यहाँ पे प्रॉफिट इज 20 एंड द कॉस्ट इज 80, सो कहने से इट विल बी 20 माइनस 24 जा, तो इट विल बी 1/4। इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, तो कहने से इट विल बी 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। आईपीपी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना? अच्छा, 1/5 मतलब कितना परसेंट, 1/5 मतलब कितना परसेंट सर, इट विल बी 20%। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख लो क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है, तुमसे क्या मांग रहा है। अगर मेरे को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलने के बाद क्वेश्चन में कॉस्ट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोल रहा है या फिर प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस बोल रहा है, तो मेरे पास क्वेश्चन में आईपी होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन आईपी दे रहा है पर आईपी इज नॉट अवेलेबल, कॉस्ट इज अवेलेबल, तो कहने से मेरे को रिवर्ट आना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट नहीं अवेलेबल है, तो कहने से मेरे को प्रॉफिट ऑन आईपी निकालना पड़ेगा, यस और नो? चलो, से एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 100, कितना है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सेंड किया, एंड एंड 120 इज बिकमिंग माय इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना आ गया मेरा, बोलो 120। तो मेरे को फटाफट बताओ, ये जो 120 है ना, 120, ये 120 में लोड कितना है सर, कॉस्ट आपका कितना था 100, आपने उसको सेंड कितने में कर दिया 120, तो कहने से 120 बिकमिंग माय व्हाट, इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस प्राइस है तो कहने से इसमें 20 का लोड हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन अगर मेरे को आईपी पे दिया रहेगा, किस पे दिया रहेगा, आईपी पे, तो अगर क्वेश्चन आईपी पे देगा तो मैं कैसे करने वाला हूँ सर? देखो आप है ना, आप नॉर्मली कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाते हो ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दिस इज व्हाट डेबिट एंड इट इज व्हाट क्रेडिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जनरल एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंटर, तो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी 120। जैसे ही 120 लिखूंगा तो कहने से कि 120 में तो लोड है, लोड कितने का है 20 का, तो यहाँ पे आके लिख दूंगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड द अमाउंट विल बी हाउ मच 20, तो कहने से ये लोड निकाल दिया। जैसे मैं ये लिखा था ना, तो इसका मतलब ये जो मैंने 120 रिकॉर्ड किया था, ये इनवॉइस प्राइस पे था,
इसका लोड निकाला तो कहने से कि ये लोड मैंने निकाला, जैसे मैंने लोड निकाला वैसे मेरा गुड्स किस पे आ गया, वापस से कॉस्ट पे आ गया। एनी कंफ्यूजन? तो मेरे को बताओ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जनरेटिव विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर मैं लोड का बात करूं तो कहने से कि लोड का एंट्री विल बी व्हाट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। वैसे ही सेकंड पॉइंट, वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हियर वी आर राइटिंग नॉर्मली व्हाट, कंसाइनमेंट स्टॉक या फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। से एग्जांपल, द क्लोजिंग स्टॉक इज 15, कितना है, और ये जो 15 है ना, 15 इसमें से एग्जांपल 5 रुपए का लोड है, तो लोड है तो इसका लोड निकालना पड़ेगा ना। अगर मैंने गुड सेंड किया है, अगर मैंने गुड सेंड किया, कॉस्ट पे सेंड किया, कॉस्ट पे, तो जो गुड्स बचा होगा कॉस्ट पे बचा होगा। अगर मैंने गुड्स आईपी पे सेंड किया, आईपी पे, किस पे, आईपी पे, तो कहने से कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो भी आईपी पे ही होगा, यस और नो। तो अगर ये आईपी पे है तो कहने से कि इसमें भी तो क्या होगा, लोड होगा, तो इसका लोड कहाँ निकलेगा, डेबिट में। कहाँ पे निकलेगा, अगर मैं इस पे लोड निकालूंगा तो कहने से कि यहाँ पे आके लोड क्या बन जाता है, स्टॉक रिजर्व। क्या बन जाएगा, स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व इज नथिंग बट इट इज लोड अमाउंट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने, स्टॉक रिजर्व इज नथिंग बट इट इज व्हाट, लोडिंग अमाउंट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक। एनी कंफ्यूजन? तो मेरे को फटाफट बोलो, स्टॉक रिजर्व का जनरेटिव क्या हो जाएगा। सो जनरेटिव विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। एक ही चीज सिर्फ हमेशा याद रखना, लोड का बात करो तो लोड सिर्फ गुड्स पे ही होता है। किस पे होता है, गुड्स पे। कभी भी एक्सपेंसेस पे कोई लोड होता नहीं है। एक ही सेकंड रुक जाओ जरा, यहाँ तक सब क्लियर है? बोलो फटाफट बोलो। गुड्स इंडियन कंसाइनमेंट आईपी पे, तो उस पे क्या होगा, अगर गुड्स इंडियन कंसाइनमेंट का जनरेटिव बोलो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। लोड निकालोगे, डेबिट में रिकॉर्ड किया था ना, लोड कहाँ जाएगा उसका, क्रेडिट में। एंट्री विल बी गुड्स इंडियन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक एंट्री, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, उस पे भी लोड होगा तो लोड कहने से डेबिट में निकलेगा उसका। तो एंट्री विल बी और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। हमेशा याद रखना, लोड किस पे होता है, सिर्फ स्टॉक पे। किस पे होता है, एक्सपेंसेस पे कोई लोड होता नहीं है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द गुड्स हैव सोल्ड, इफ द गुड्स हैव सोल्ड, सेल कर दिया, सेल सेल कर दिया, तो मेरे को फटाफट बताओ, जो गुड्स बेच दिया उसमें लोड है कि नहीं है, नहीं है। सर लोड इज नथिंग बट इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट ना, वो प्रॉफिट जो अभी तक रियलाइज हुआ नहीं है। अगर मैंने कुछ बेच दिया तो कहने से कि प्रॉफिट हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? नो। यहाँ तक तो क्लियर है? चलो, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन जरा वो भी देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, फटाफट बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा कंसाइनर का एक्सपेंस आएगा ना, प्लस कंसाइनीज, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ यही आएगा ना, यस और नो, यस और नो। ओके, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलो, और कुछ ऐसा चीज विल वांट, एनीथिंग, जनरल इस पे एमसीक्यूज पे आ जाओ अभी मैं। चलो, लेट अस स्टार्ट विद एमसीक्यूज नाउ।
चलो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एंड व्हाट इज योर आंसर? एवरीबडी सेकेंड। Consignment stock will be recorded in the balance sheet of consigners on asset side at consignment stock मतलब closing stock ना। closing stock किसका है? closing stock किसके बुक में रिकॉर्ड होगा? कंसाइनर के बुक में ही होगा। बट ऑब्वियसली कंसाइनर की बुक में तो स्टॉक रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। और अपने को पता है क्लियर कट कि यहाँ पे गुड्स सेंड होता है, गुड्स का पोजीशन सेंड होता है, बट ओनरशिप सेंड होता है क्या? ओनरशिप इज ऑलवेज विद कंसाइनर। क्लियर है ना? तो कैसे होगा सर? एट इनवॉइस वैल्यू लेस स्टॉक रिजर्व। तुम लोग ने जो आंसर बोला बरोबर है। कैसे सर? से एग्जांपल मैं बोलूं मेरा 100 रुपीज का स्टॉक है, से एग्जांपल इसमें 40 रुपीज का मेरा लोड है, तो मेरे को फटाफट तो आईपी कितना हो जाएगा सर? 140। अब मेरे को बताओ मैं 140 रिकॉर्ड करूं दिस इज माय इनवॉइस प्राइस, या फिर मैं 100 रिकॉर्ड करूं विच इज कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक वे रिकॉर्डिंग इन द बैलेंस शीट द प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर द कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ना? तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से चलूंगा तो सर जो और वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा ना, क्योंकि अगर मैं आईपी पे रिकॉर्ड करने का तो ऑब्वियसली इसका प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। एनी कंफ्यूजन? तो वही तो लिखा है एट व्हाट? एट इनवॉइस वैल्यू लेस व्हाट? स्टॉक रिजर्व। एनी कंफ्यूजन? चलो सेकंड का आंसर बोलो। मैं डाउट है ऐसा नहीं पूछूंगा, अभी आपको डाउट होगा तो सामने से बोलना। इफ एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग विद द आंसर सो आई विल अंडरस्टैंड कि यू कैन नो द आंसर। चलो थर्ड पे आ जाओ। XYZ send the goods worth rupees 1 lakh to Y on on consignment basis 20% above the cost price। 20% क्या लिखा बोलो? 20% above the cost price. Now the goods are sold by consignee on markup 15% on what? Invoice price। पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1 लाख का गुड्स है, ये 1 लाख का गुड्स क्या है? आईपी है कि कॉस्ट है? अच्छे से देखो जरा क्या लिखा है। एक्स वाई जेड सेंड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख टू वाई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कहने से कि आईपी पे है, फिर सॉरी कहने से कि आईपी पे है फिर ये। यस और नो? चलो ठीक है आगे पढ़ते क्या लिखा है। 15% वॉट कहाँ गया? द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी ऑन mark of 15% on the invoice price. Find the total markup on the what? Cost price। मतलब ये मेरे को 20% वॉट आईपी दे रहा है। 20% मतलब क्या? 1। 20% मतलब कितना? 20% मतलब कितना होता है वो बता मेरे को। तो लॉजिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये 1/5 है। कितना है? और मेरे को ये मांग किस पे रहा है? परसेंटेज ओवर द वॉट? कॉस्ट प्राइस। किस पे मांग रहा है? कैसे निकालोगे फटाफट बताओ। सर आपने तो जो बताया था 1/5 ऑन कॉस्ट है, सॉरी 1/5 ऑन सेल्स है, तो इट विल बी 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर 1/4 ऑन कॉस्ट बोलोगे तो यार कितना परसेंट होता है? 20%। अब सर यहाँ पे अगर नॉर्मल दिखने का तो 20% आंसर कैसे आएगा वो तो बताओ मेरे को। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। इधर मैंने आंसर से लिखा होगा वो सब देखने मत जाओ। थोड़ा सा सोचो कि कैसे निकल सकता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, है कुछ लॉजिक मुझे लग पा रहा है तुम लोग का? यहाँ पे देखो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को एनालाइज करो तो अपने को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, एक्स वाई जेड सेंड गुड्स वर्थ रुपीज कितना लिखा बोलो? वर्थ रुपीज कितना लिखा बोलो? टू वाई on consignment basis at 20% above the what? Cost। 20% what? Above the cost। ये जरा मेरे को बताओ 20% above the cost का बात अगर मैं करूंगा लॉजिकली तो कहने से कि 1 लाख की मेरा आईपी नहीं है, मेरा 1 लाख क्या है? कॉस्ट है।
क्या है मेरा ये कॉस्ट, तो कॉस्ट में प्लस 20% करूँ कितना होगा 1 लाख प्लस 20% कितना, तो कहने से कि ये 1 लाख इज माई कॉस्ट 20,000 मेरे को बोला उस पर लोड डालने को, तो मेरा इनवॉइस प्राइस विल बी हाउ मच 1,20,000 1,20,000। चलो हाँ, तो मेरे को बताओ इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 1,20,000, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मेरे को तो 1,20,000 क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस आ गया। अब मेरे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जरा देखो क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि 15% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब जो बेचा है वो इनवॉइस प्राइस पे 15% लेके बेचा है। तो इनवॉइस प्राइस इज 1,20,000, तो प्लस 15% करोगे तो कहने से 15% विल बी 18,000। यूज कैलसी 1,20,000 इंटू 15%, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। तो अगर मैं 1,20,000 मेरा इनवॉइस प्राइस है प्लस 18,000 उसमें प्रॉफिट लेके बेचूंगा, तो इसका मतलब मैं बेच रहा हूँ कितने में 1,38,000 में। यस और नो, ये बी क्लियर है। 1,38,000 ये क्या है मेरे को तो, ये क्या है सर, ये आपका है सेलिंग प्राइस, इतने में मैंने गुड्स को बेचा है। बोलो कॉस्ट कितना था 1 लाख, बेचा कितने में 1,38,000 में। तो कॉस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट था 1 लाख का, प्रॉफिट लिया सेल किया 1,38,000 का, तो कैसे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 38,000। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन। और मेरे को बोला कि प्रॉफिट ऑन क्या निकालने का, प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट निकालोगे ना, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 करो, 38,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो दैट कम्स टू 38%। आ रहा है, आ रहा है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर उनको प्रॉफिट ऑन सेल्स बता मार्कअप कितना होगा, तो कैसे करोगे, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो प्रॉफिट इज 38,000 डिवाइड बाय सेल्स इज 1,38,000 इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है 27 पॉइंट। तो कहने से कि 28 पकड़ सकता हूं मैं उसको। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में ये 38% पूछा है। जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि तुमको मालूम होना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे मेरे को मार्कअप मार्क ऑन कॉस्ट पूछ रहा था ना, मार्कअप ओवर द क्या पूछ रहा था वो कॉस्ट प्राइस, अगर गलती से कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा मेरे से सेलिंग प्राइस से पूछ रहा है, तो कहने से कि मैं सेल्स निकालूंगा, सेल्स का अमाउंट आ जाएगा, फिर सेल करने के बाद प्रॉफिट मालूम पड़ेगा मेरे को, तो कॉस्ट निकलेगा, तो कहने से कैलकुलेशन तुम कर पाओगे। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन। चलो फोर्थ पे आ जाओ, लिखने मत जाओ अभी तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, तो आई सेंड द पीडीएफ रात तक कर दूंगा जो भी रहेगा। चलो फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ पे डाउट है, फिफ्थ पढ़ रहा हूँ जरा देख लो। विच ऑफ दीज आर आर रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा तुम लोग को याद आ रहा है यहाँ पे देखो, मैंने जो एक एग्जांपल दिया था, अगर तुमको एग्जांपल याद होगा तो उसे एग्जांपल ए सेंडिंग द गुड्स टू बी, कहने से कि ये उनका मीटिंग पॉइंट था, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो खर्चा कौन करने वाला है ए, यहाँ से यहाँ तक का खर्चा कौन करने वाला है बी, ये बी अपने गोडाउन में पहुंच गया, तो कहने से कि यहाँ पे पहुंचने के बाद भी तो खर्चे होने वाले हैं क्या, से एग्जांपल सर रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, से एग्जांपल सर एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा बोलो सर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और क्या कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो कहना है से कि ये खर्चे का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये नॉन रिकरिंग है, यहाँ से यहाँ पे बात करूंगा तो ये भी कौन सा खर्चा है नॉन रिकरिंग, लेकिन ये जो खर्चा है ये कौन सा खर्चा है रिकरिंग। तो कहने से मेरे से यही पूछ रहा है वो, एनी कंफ्यूजन। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ट्रांजिट
इंश्योरेंस एंड फ्रेट, पहली बात तो ये समझो, इंश्योरेंस ये रिकरिंग एक्सपेंस है, क्या है ये, रिकरिंग। लेकिन यहाँ पे वो इंश्योरेंस कब किया उसने, ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ऑन द वे, जब वो गुड्स को लेके जा रहा है ना, तो इसका मतलब उसने रास्ते के लिए इंश्योरेंस किया रहेगा, वो तो खर्चा उसको एक ही बार करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन। चलो, तो ये वाला तो नॉन रिकरिंग है। ऑक्ट्रा, ऑक्ट्रा मतलब एक ही बार खर्चा होने वाला है उस गुड्स के ऊपर। फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस भी एक ही बार होने वाले हैं ना। गोडाउन का रेंट एक ही बार भरना पड़ेगा कि हर महीने? वो जो वहां पे गोडाउन में जो इंश्योरेंस करवाएगा करने से वो हर बार का होगा, हर साल का होगा? यस और नो? तो ये इंश्योरेंस इज रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग इन नेचर है। ये जो इंश्योरेंस है ये कौन सा था, नॉन रिकरिंग इन नेचर। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, सिक्स पे आ जाओ, बोलो सिक्स का आंसर बोलो। गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू इज 2,40,000। गुड्स का इनवॉइस कितना बोला है, 2,40,000। सेंड आउट द कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा पहले मेरे को बताओ 20% मतलब कितना, 1/5, 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, 1/6। ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या? और मेरे को तो ये जो दे रहा है गुड्स का, ये 2,40,000 क्या है, कॉस्ट है कि इनवॉइस है? तो कहने से कि मेरे को कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रहा है 20%, मतलब 1/5, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, 1/6। तो 2,40,000 का 1/6 निकालो, 2,40,000 इंटू 1/6 कितना आ रहा है, 40। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? ये हमेशा फोकस रखना कि क्वेश्चन में तुमको क्या दे रहा है और क्या मांग रहा है। इनवॉइस प्राइस देगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया रहेगा तो दिक्कत है। अगर तुमको कॉस्ट दे रहा है, प्रॉफिट ऑन आईपी दिया रहेगा तो दिक्कत है। तो इसका मतलब उसको पहले कन्वर्ट करो फिर लेके जाओ आंसर तक। इज इट क्लियर? चलो, सेवन पे आते, सेवन पे डाउट है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज इन द नेचर, अरे गुड्स इज रियल अकाउंट। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। एट का आंसर बोलो एवरीबॉडी। नाइन्थ, अक्रूवल बेसिस पे होता है ना, कैश बेसिस पे होता है नहीं, एनपीओ कैश बेसिस पे चलता है ना, यस और नो? टेंथ, नाउ एक्स सेंड आउट द गुड्स टू वाई कॉस्टिंग। पहले इधर देखो, इधर डाउट वाले पहले देख के लो। इधर मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इधर मेरे को दे रहा है सर गुड्स का कॉस्टिंग दे रहा है। कॉस्टिंग कितना दे रहा है, गुड्स आर टू बी सोल्ड कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल। एक कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल। अगर मैं बोलूं मेरा कॉस्ट कॉस्ट 100 है, तो कहने से मेरा सेल्स 125 हो जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स ना, तो कॉस्ट प्लस लोड इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। यस और नो? यस और नो? तो चलो फटाफट, 25% ऑन सेल्स मतलब कितना सर, 1/4। 25% सेल्स का मतलब कितना हो गया, 1/4। 1/4 ऑन सेल्स है तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/3। बरोबर है ना? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? चलो, तो जरा 3,60,000 का 1/3 निकालो, कितना होता है, 3,60,000 कितना है, 1 लाख। तो मतलब प्रॉफिट 1,20,000 का है ना। अब मेरे को देखो नीचे सेल्स का वैल्यू पूछ रहा है ना। अच्छा आगे पढ़ता हूँ क्या लिखा है। द कंसाइनी आस्क्ड, द कंसाइनर आस्क्ड कंसाइनी टू पे एन एडवांस, वो पे लिखा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एन एडवांस फॉर द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो जरा यहाँ पे देखो, प्रॉपरली देखना, देखो मेरे को बताओ, ये तुमको समझा 1/4 है, 1/4 ऑन सेल्स है, तो इसका मतलब इट विल बी 1/3 ऑन कॉस्ट। तो 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब कहने से 1,20,000, 1,20,000 इज नथिंग बट इट इज योर प्रॉफिट। यस और नो? चलो फटाफट बताओ, यहाँ पे आ जाओ। कॉस्ट, कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितना था मेरा, बोलो 3,60,000 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। तो मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। वो बोलता है तू मेरे को 480 मत दे, 480 का 60% एडवांस दे। कितना परसेंट, 60। तो 4,80,000 का 60% निकालो, कितना होता है, कितना होता है। प्लीज डोंट फोकस ऑन राइटिंग द आंसर, प्लीज डोंट फोकस ऑन राइटिंग द आंसर। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। फिलहाल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उधर से आंसर में क्या मांग रहा है, क्या मांग पा रहा है, क्या वो और मांग सकता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस ऑल स्टफ, डोंट ट्राई टू फोकस, जस्ट कॉपी द आंसर। आंसर तो वैसे भी पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर। चलो, आ रहा है 2,88 आ रहा है भी आंसर। एंड कैन यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 11 का आंसर बोलो। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, कंसाइनर जब भी गुड शेयर करता है ना, गुड सेंड करता है मैं तुझे, तो एक वो पेपर देता है साथ में, तुमको बताया रहेगा, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, कंसाइनी जब वो रेमिट करता है तो क्या देता है, याद है वो सब। यहाँ पे आ जाओ, 12 का आंसर बोलो। डाउट है, देखो, एक्स ऑफ दिल्ली सेंड आउट द, अच्छा ये डाउट वाला सीन क्या मालूम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा तुमको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। क्या दिख रहा है, एक्स ऑफ दिल्ली सेंड आउट क्या, सर्टन गुड्स। अरे मेरे को नहीं मालूम तूने कितने का गुड्स भेजा है, सर्टन गुड्स कितना नहीं मालूम। कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बॉस यहाँ पे दिया क्या, मेरे को सर्टन गुड्स दिया है, कितना तो नहीं मालूम। इज इट क्लियर। तो सर्टन गुड्स कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस, अच्छा, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना लिखा बोलो, ए 1,20,000 इनवॉइस वैल्यू है। तो मेरे को बताओ, कहने से कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों होगा इसमें, या फिर कॉस्ट प्लस लोड दोनों होगा इसमें। Invoice value of the goods is 1,20,000. 4/5 of the goods were sold by consignee. 4/5 of the goods were sold by the consignee for rupees 1 lakh. And commission कितना percent? Up to the invoice value. And 10% of any above surplus. Above invoice, अगर तू invoice price के ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 10%। चलो यहाँ पे देखो, मेरे को बताओ गुड्स कितने का, इनवॉइस प्राइस कितना 120, फिर 120 का 1/4 निकालो, 90, अच्छा 1/5 निकालो। ये पागल है, कैल्सी वापस से मत दबा, मैं बोल रहा हूँ, कैल्सी में लो 1,20,000 डिवाइड बाय 5, जितना बोलूंगा उतना प्रेस करना है, इंटू इंटू 2 बार दबाओ, दबाया, अब 4 का बटन प्रेस करो, इज इक्वल टू कितना है, वेट, अब 1 चाहिए ना, 1 प्रेस करो, इज इक्वल टू, आ रहा है। अच्छा समझो तुमको 1 प्रेस करने का था, 3 प्रेस हो गया, 3 प्रेस करो, वेट, गलत बटन दब गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू दबा दो, ये रॉन्ग आंसर है, ये नहीं चाहिए मेरे को, फिर से 1 दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, वो सही आंसर ले लेगा। समझा मैंने क्या बोला, यूज कैल्सी, यूज कैल्सी प्रॉपरली, डिवाइड बाय 5, 4/5, 1/5, सब जो 3 रेशियो है, 5:3:2:2, ऐसे कुछ अलग अलग रेशियो है, तो कहने से सबका टोटल डिवाइड करना रहेगा, और हर बार डिवाइड में मेरे को वही आएगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा ना। तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय द टोटल ऑफ डिनोमिनेटर, जितना भी टोटल किया रहेगा उसका डिनोमिनेटर ले लो, इनटू इनटू, प्रेस 2 टाइम। इज इट क्लियर। चलो, हाँ बोलो, 4/5 कितना, 96,000 आया। ये 96,000 क्या है, इनवॉइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है। सर ये जो 1,20,000 ये तो आईपी है ना, तो ये उसका 4/5 निकलोगे तो कॉस्ट हो जाएगा, क्या रहेगा, ये 96 भी आईपी है ना, यस और नो। 96,000 इनवॉइस प्राइस था, लेकिन उसने उसको सेल कितने में किया, तो इसका मतलब 96,000, 97, 90, 99, 1,
तो मतलब 96,000 पे तेरे को कमीशन 2% का मिलेगा, लेकिन जो 4,000 ज्यादा तूने बेचा ना उस पे कितने का कमीशन मिलेगा? 10%। ओके, तो 96,000 पे 2%, दैट कम्स टू 1920, एंड 4,000 पे 10%, दैट कम्स टू 400. The total amount of a commission will be at the total amount of a commission will be 2320. Is it? Is it? चलो 13 नंबर पे आ जाओ। 13 फर्स्ट, 14th, 14 का आंसर बोलो। फर्स्ट, ओके। 15th डाउट है, देखो। ऑन 1st of April 2015, अभय ऑफ पटना 14 में डाउट, मैं 14 एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर 15 पे आ जाऊँ। आर send out the good costing rupees 3 lakhs to S. Goods are to be held sold at cost plus 33 1/3, मतलब 33.3333%। इसका मतलब हो गया 33 1/3% का मतलब होता है 33.33, या फिर इसको आप सीधा क्या बोल सकते हो? 1/3 बरोबर है। अच्छा, द कंसाइनर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक था कुछ बीच में, कट किया है। द कंसाइनर आस्क्ड कंसाइनी टू पे एन एडवांस of an amount equivalent to 60% of what? Sales value। तो ये तो नॉर्मल है ना। 3 lakhs का कॉस्ट था, प्लस 33.333333% करो कितना होता है? 3 lakhs प्लस 33.33333, लास्ट तक लेके जाओ, परसेंट को बटन प्रेस करो, कितना होता है? 4 लाख आ रहा है। इसका मतलब 4 लाख उसका क्या आ गया? इनवॉइस प्राइस आ गया ना। जरा चेक करो, उसने 60% किसका मांगा? सेल्स वैल्यू का, मतलब इनवॉइस वैल्यू का मांग रहा है ना। तो 4 lakhs का 60% एडवांस, तो इंटू 60% करो, कितना होता है? कितना होता है? 2 लाख, 2,40,000। इज इट क्लियर? चलो 15th हो गया था। 15 बोलो, डाउट है? देखो 15 इसमें करो। ऑन 1st April 2015, अभय कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7,500 टू बी होल्ड ऑफ रांची एट प्रोफार्मा इनवॉइस 25% प्रॉफिट ऑन सेल। 25% मतलब कितना? 1/4 ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? The consignment will be the consignment will be credited by stock holding by। अच्छा, स्टॉक होल्डिंग मतलब इधर देखो, इधर स्टॉक होल्डिंग मतलब कहने से क्वेश्चन मेरे से लोड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो प्रॉफिट कितना मेरे को बताओ? चलो प्रॉफिट कितना मेरे को बताओ सर? प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना? 25%, यही है ना? 25% मतलब कितना? मीन्स 1/4। यस और नो? तो फटाफट बताओ, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल बी 1/3। क्वेश्चन में जो 7,500 कॉस्ट है कि सेल्स है? कॉस्ट है। तो कहने से 7,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कितना? 2,000। यस और नो? तो कहने से कि कॉस्ट प्लस
cost plus what? Load will be your invoice price. कॉस्ट कितना था सर 7,500, उसमें लोड डाला कितना 2,500 का, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन में मांग क्या रहा है मेरे से? लोड ही मांग रहा है ना, तो लोड तो आ गया ना यार। और वैसे भी इतना सब कुछ जो कैलकुलेशन के वो सब करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट निकालो ना। प्रॉफिट कितना 1/4 ऑन सेल्स है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट निकालो। 7,500 इंटू 1/3 कितना? This 2,500 is nothing but it is amount of load. हो गया आंसर। क्लियर? क्लियर? चलो 16 का आंसर बोलो। 17, 18, 19, 19, 19 डाउट है। स्टॉक इन द हैंड ऑफ कंसाइनी इज वैल्यूड एट, इज व्हाट? वैल्यूड एट। ये तुमको स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है उसको किस पे वैल्यूड करेगा, वही पूछ रहे क्वेश्चन में। एट द मार्केट प्राइस ऑफ कंसाइनीज वैल्यू, मार्केट प्राइस में करोगे कि तुम लोग नॉर्मली कॉस्ट को आप कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो? नॉर्मली कॉस्ट को आप कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट और सॉरी, कॉस्ट बोलो, स्टॉक को। स्टॉक को नॉर्मली आप कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। यस और नो? तो बोल रहा है कि एट द मार्केट प्राइस ऑफ कंसाइनीज वैल्यू, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करने जाएगा क्या? आंसर इज नो। तो ये फर्स्ट रॉन्ग है। सेलिंग प्राइस मतलब मैं सेल्स पे रिकॉर्ड करूंगा तो स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिखेगा, रॉन्ग है। एट कॉस्ट प्राइस आफ्टर इंक्लूजन ऑफ व्हाट? प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तुमको याद आ रहा है? कॉस्ट मेरा 1,000 रुपए का है, 100 रुपए का खर्चा किया, वो जो ट्रैवलिंग खर्चा था, मेरा कॉस्ट 1,000 का नहीं, कितने का हो जाएगा? 1,100 का। वही लिखा है इधर, वही लिखा है ना ये तो। इज इट क्लियर? 20, एवरीबडी। चलो कंसाइनमेंट हो गया, तो वी विल हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। कितना मिनट? 30 मिनट्स। वी विल हैव अ ब्रेक फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद वापस से ज्वाइन करेंगे।